नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनाव है और अब लगभग 250 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है, ताकत पूरी झोंकी जा रही है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी जी आज तक पर बैठ रहे हैं। सम्राट जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अब तक 5 डिप्टी सीएम हैं, उनमें से एक आप भी हैं। अब मैं हल्के नोट पर इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहती हूं। बीजेपी के नेताओं को संतोष करने में और शांति बनाकर रखने में कुछ अलग से क्लास लगाया जाता है क्या? क्योंकि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो ये जो संतोष का जो कोशंट है आपकी पार्टी के नेताओं में, आप में, इसके लिए अलग से क्लास लगाई जाती है क्या कि नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में लड़ना है? देखिए अंजना जी, बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि गठबंधन किसके साथ करना है, नहीं करना है। जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य का मामला है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1996 से एनडीए का स्वरूप है। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह पूरा गठबंधन बनाया और समता पार्टी और जेडीयू, ये समता पार्टी और जेडीयू के स्वरूप में जो गठबंधन रहा, उसको आज भी खड़ा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और बिहार में क्योंकि विकास को यदि बढ़ाना है और जंगल राज को वापस नहीं आने देना है, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किए हैं। पिछले 19 वर्षों में आपने देखा होगा कि बिहार की पूरी स्थिति को बदला, परसेप्शंस को बदला। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए, कई सेक्टर हैं जिसका काम बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और आप लोग ये कहते हैं कि सम्राट जी की हम नेतृत्व में लड़ेंगे नीतीश कुमार के, सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए स्पष्ट है, मैंने कहा कि 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आगे भी, आज भी नीतीश है, कल भी नीतीश है और आगे भी नीतीश ही रहेंगे। तो इससे हम माने कि एकदम आपकी तरफ से कंफर्मेशन है कि बिहार में बिहार वाला ही मॉडल चलेगा, महाराष्ट्र मॉडल नहीं आएगा, जहां पर एक साथ लड़े थे और शिंदे साहब सीएम थे, लेकिन फिर बाद में जिसकी ज्यादा सीटें आई, फडणवीस साहब के बीजेपी के वहां पर सीएम बने, तो महाराष्ट्र मॉडल नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं आप? देखिए नेतृत्व का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और अच्छा से बिहार चल रहा है, तो इसमें कोई डिस्टरबेंस की ही आवश्यकता नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, आगे भी विकास के कार्य को करना है, इसलिए बिहार को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व की आवश्यकता है। मतलब बिहार देखिए एकमात्र राज्य है सम्राट जी जहां पर जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसके सीएम है, जो दूसरे नंबर की पार्टी है अभी, मतलब मैं रिजल्ट्स की बात कर रही हूं, रिजल्ट्स के बाद अभी आप हैं बड़ी पार्टी, लेकिन दूसरे नंबर पर आप थे, आपके डेप्यूटी हैं, और जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय आई वो विपक्ष में बैठी है। मतलब ये कौन सी प्रथा आपने चलाई हुई है? मुझे फडणवीस जी ने इंटरव्यू दिया था सीएम बनने के बाद, पहला इंटरव्यू, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने कहा था कि नहीं नीतीश बाबू ही बनेंगे। नीतीश बाबू ने खुद ऑफर दिया कि भाई हमारी 55 ही सीटें आई हैं, आप लोग अपना सीएम बना लीजिए। क्यों झिझकती है बीजेपी? क्यों इतनी बड़ी मजबूरी है आपके सर नीतीश बाबू? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि याद कीजिए 2000 में भी नीतीश कुमार जी को मात्र 34 विधायक ही हुआ करते थे और 70 विधायक उस समय भी भाजपा के होते थे। नीतीश कुमार जी के साथ एक गठबंधन का स्वरूप बन चुका है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को घोषणा करके हम चुनाव लड़े थे, इसलिए मुख्यमंत्री वही होना चाहिए था। उन्होंने जरूर ऑफर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपके नेतृत्व में और भी हम बिहार को बढ़ाते रहेंगे। आज भी बड़ा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में भी जहां खटारा बिहार था उसको एक समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है और आगे भी इससे ज्यादा विकसित बिहार बनाने में
नीतीश कुमार जी 74 वर्ष की उम्र में भी काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी तबीयत को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगी कि आपने कहा कि उन्होंने एक महान काम किया है, लेकिन आप एक वक्त पर सर पर साफा बांध के चलते थे कि उनको हटा कर ही मैं साफा खोलूंगा। अब आप उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, नीतीश बाबू की सेहत को लेकर सम्राट जी बहुत चर्चाएं हैं, और तेजस्वी यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो इशारे करते हैं महिला विधायकों को देखकर। उन्होंने अपनी माता जी का नाम लेकर सीधा कहा, राबड़ी देवी को लेकर। इस पर आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? नहीं, देखिए, कहीं कोई मामला ही नहीं। मैं तो रोज उनके साथ बैठा रहता हूं। जो भी, अब वो विधानसभा सत्र के दौरान कुछ खा रहे थे तो उनको इशारा में उन्होंने पूछा कि क्या खा रहे हो। ये सब तो स्वाभाविक है, उनके बेटा समान है तेजस्वी जी, या हम लोग भी बहुत छोटे हैं उनसे, 20 साल छोटे हैं। तो राजनीतिक तौर पर उनका पूरा हक भी बनता है कि हम लोगों को एक आदेश देकर अपनी बातों को रखे। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी लगातार काम करने में बहुत आगे चल रहे हैं, और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी की जरूरत है। तो मतलब आप लोग एक तरह से एकदम समर्पित हैं नीतीश बाबू के लिए। बीजेपी काम करती रहेगी, अगर आपकी डबल सीटें भी आई तब भी मतलब नीतीश बाबू को सीएम बनाने का आप लोगों ने जिम्मेदारी ली हुई है कंधे पर। सम्राट जी के चौड़े कंधों पर एक ही जिम्मेदारी है, नीतीश बाबू को सीएम बनाते रहना। आप नीचे संतोष करके बैठे रहिए, हम डेप्यूटी बन गए तो ठीक है, डेप्यूटी नहीं बने तो ठीक है। अंजना जी, स्पष्ट है 2000 में भी भाजपा के दुगने सीट थे, तब भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। 2020 में भी वो 43 जीत के आए थे और हम 74 जीत के आए थे। हम कमिटेड लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट के साथ चलेगी। हमने यदि घोषणा हमारी पार्टी ने किया है तो हम जरूर उनके साथ पूरा निभाने का काम करेंगे। अच्छा, बजट पेश आप कर रहे थे और तेजस्वी यादव और आप में तगड़ी नोकझोंक शुरू हुई, पिता तक मतलब पूरी चर्चा पहुंची, और इधर से समाजवाद पर पहुंच गया मामला और संप्रदाय का। अब देखिए, तेजस्वी यादव एक अग्रेसिव लीडर के तौर पर आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा आप औरंगजेब को महाराष्ट्र से लेकर आते हैं, आप एक होली 52 जुम्मा संभल से लेकर आते हैं यूपी से, ये सब यहां पर नहीं चलेगा। उनके इस आरोप का, उनकी इस बात का, दावे का क्या काट है आपके पास? नहीं, कुछ है ही नहीं। देखिए, मामला है कि तेजस्वी यादव का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ बिहार में बड़े नेता लालू प्रसाद जी हैं, लालू प्रसाद जी के प्रतिनिधि हैं। वो आज कह दे कि तेज प्रताप यादव हमारा प्रतिनिधि है, कल से तेजस्वी यादव को बिहार की जनता नहीं छीनेगी। कि मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य है, कल तक राबड़ी देवी को प्रतिनिधि बनाए, इसलिए कोई रोल ही नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ लालू जी की बातों को पहुंचाने वाले। देखिए, ओरिजिनल कंप्लीट तो लालू प्रसाद जी हैं। तेजस्वी यादव कभी ये नहीं कहते कि मेरे पिताजी ने 15 साल में बिहार को कैसे खटारा बनाए, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, और आप जैसे लोग भी बिहार छोड़कर आपको दिल्ली एंकर के तौर पर काम करने के लिए बिहार छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि बिहार प्रगति नहीं किया। तो प्रगति किया होता तो बिहार में ही आपको जॉब मिलता, बिहार में काम मिलता, बिजनेस कर सकते थे, यहाँ पूरी व्यवस्था कर। जो गैप मिला बिहार का, वो अपराध है, और लालू प्रसाद जी ने ये सबसे बड़ा अपराध किया है कि 90 से लेकर 2005 तक, क्योंकि देखिए सारा पावर मुख्यमंत्री को होता है। आज नीतीश कुमार जी के पास सारा पावर है, कल तक लालू प्रसाद जी के पास था। तो सत्ता से उन्होंने संरचना खड़ा नहीं किया, समाजवाद का झूठा सिर्फ बयानबाजी करते रहे, कभी समाजवाद के लिए भी कोई काम नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वो आदमी अब सोचिए कि रानी भी लाए, राजकुमार भी लाए, राजकुमारी भी लाए। यही है लोकतंत्र। ये सत्ता में आने के बाद बदल जाते, और हम लोग सत्ता को ठुकरा कर भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अच्छा सम्राट जी, देखिए जी, अब देखिए उप मुख्यमंत्री जी, अब यहीं से मैं एक गंभीर विषय पर जाना चाहती हूं। नीतीश बाबू के बेटे निशांत कुमार,
अब देखिए, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए, आप लोग उनको ढकेल रहे हैं। होली के बाद निशांत कुमार शामिल होना चाहते हैं जेडीयू में। निशांत कुमार अचानक से अवतरित होते मीडिया के सामने, मतलब नेशनल मीडिया के सामने, और कहते हैं कि बीजेपी को और जेडीयू को मेरे पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। ये क्या सीधा संदेश नहीं था बीजेपी को? देखिए, स्पष्ट है, ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तेजस्वी यादव स्वाभाविक है, वो तो चाहेंगे ना कि मेरे पिताजी का जो इमेज था वही नीतीश कुमार जी का हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ये तय करना नीतीश कुमार जी का है या प्रशांत जी का है। वो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि मेरा बेटा राजनीति में आएगा नहीं आएगा, ये नीतीश कुमार जी तय करेंगे। हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के लिए है। हम नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश बाबू लगभग 1 साल तो लटका के रखे, ये तो बात सच है सम्राट जी। जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, जिसमें बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाना था, 1 साल के लगभग तो लटका के रखे, दबा के रखे। बहुत दबाव हुआ, पता चला आपके बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता दिल्ली से गए, गृह मंत्री जी भी गए थे। सही बताइएगा। जी नहीं, किसी ने नहीं। एकदम मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब लिस्ट सौंपा तो आपको आश्चर्य होगा कि 15 मिनट भी नहीं लगा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत राजभवन भेज दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी के तरफ से कभी भी, मैंने 2024 में सरकार बनाई, जो एक्सटेंशन किया उसमें भी कोई रुकावट नहीं। और नीतीश कुमार जी सभी मंत्रियों से पूछते भी रहते हैं कि आपके यहाँ कोई विकास के कार्य हैं तो आप जरूर करें। और आज भी आप समझिए कि इतने लोग कहते हैं कि ये बीमार है, आरजेडी का आरोप है कि ये बीमार है, लेकिन आप सोचिए कि पिछले 2 महीने में 38 जिले का यात्रा करके और लगभग 50,000 करोड़ की योजना नीतीश कुमार जी ने स्वीकृत करने का काम किया। और टाइम बाउंड 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक करके 127 योजना की स्वीकृति दी और 25 फरवरी को एक कैबिनेट में 122 योजना की स्वीकृति दी। और सब मिलाकर जो राज्य सरकार के मंत्रियों के लेवल पर जो स्वीकृति होती है, 430 योजना। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां 10 से 15 बड़ी योजना की स्वीकृति नहीं दी। और ये एकदम एक एक चीज को वॉच आउट करते हैं, अपने से थॉरो चेक करते हैं। हम लोग को कई बार उन्होंने फोन किया कि यहाँ वित्त में पड़ा है फाइल, कई डिपार्टमेंट में फाइल पड़ा है, तुरंत भेजवाइए, इसको करवाइए। तो इतना सचेत मुख्यमंत्री और एक एक चीजों को अपने से रिव्यू करते हैं। और अभी तो वो लग गए हैं कि सब योजना को हर हालत में 31 मार्च के पहले सबका टेंडर फ्लोट करके और 15 अप्रैल के पहले सब में काम शुरू कराने का काम कीजिए। वो एक एक चीज को अपने से देखने का काम करते हैं और समीक्षा करते हैं। मैं तो सम्राट जी ये देख रही थी आपका चेहरा गौर से कि आपको दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 20 साल सत्ता में रहने के बाद सीएम के तौर पर अभी भी कोई काम शुरू ही कर रहा है तो मतलब इतनी प्रशंसा नीतीश कुमार की आप कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। बिहार में आजकल जिधर चर्चा होती है, आपकी बहुत चर्चा होती है पिछड़ों का। देखिए, पिछड़ों का आप सबसे बड़ा चेहरा है, पार्टी लगातार भरोसा कर रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया, आपने पार्टी को शानदार प्रदर्शन कराया, उसके बाद से आप डेप्यूटी सीएम बने। सीएम चेहरा क्यों नहीं? आप पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं चेहरा बन सकते हैं? बीजेपी को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? ये मेरा रेकरिंग क्वेश्चन है। मैं एकदम अंजना जी, आप भी इसी बिहार से ताल्लुक रखती हैं। एकदम मैं बता रहा हूँ, बिहार में मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का काम किया। एक मौका और मिलना चाहिए, एक मौका और मिलना चाहिए, बीजेपी के कर्टसी से मिलना चाहिए। सवाल तो ये है ना। लेकिन चलिए ठीक है, आप उस सवाल को ये कर गए कि बीजेपी को अपने दम पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। क्या इसकी वजह, सिंपल एक लाइन में सवाल पूछती हूँ, क्या इसकी वजह वो ईबीसी है? वो मतलब आप हैं पिछड़ी जातियों के, लेकिन जो ईबीसी फैक्टर नीतीश कुमार अपने साथ लाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है, कास्ट फैक्टर? नहीं, मजबूरी नहीं है, पार्टी का समझौता है। हम अकेले भी लड़ रहे थे, आपको याद होगा जब हम विरोधी दल के नेता थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हम लड़ रहे थे, नीतीश जी से लड़ रहे थे। लेकिन जब पार्टी का समझौता हो गया
तो हम उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे लिए पार्टी ने जब एक बार तय कर दिया कि हम समझौते में जाएंगे, तो हम आगे उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो इसको मजबूती से काम कर रहे हैं कि कैसे हम 200 सीटों पर चुनाव जीत कर आए, ये हमारा लक्ष्य है। सीट शेयरिंग का इस बार क्या होगा? क्या इस बार बीजेपी बड़ा भाई बनेगी नंबर ऑफ सीट्स मिलने में? क्योंकि देखिए, आप पिछली बार आपने देखा था जेडीयू का स्ट्राइक रेट 37% था जब फाइनल रिजल्ट्स आए, और आप लोग 67% पे थे। मतलब मैं खुद उस समय, सम्राट जी, कई जगहों पर जाती थी और बिहार के कई हिस्सों में नीतीश बाबू को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी थी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि लोकसभा में वो 12 सीट फिर ले आते हैं, तो उनको राइट ऑफ करना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन स्ट्राइक रेट विधानसभा की देखी जाए तो 37% जेडीयू का, बीजेपी का 67। ज्यादा सीट पर नहीं लड़ना चाहिए। सीट शेयरिंग कैसे होगी? और इस बार चिराग बाबू भी हैं, वो भी खूब सीट मांगेंगे। रफ खाका क्या होगा? देखिए, सभी गठबंधन के साथी एकदम जिस तरह लोकसभा में लड़े, और पार्टी के संगठन और सभी पार्टियों के साथ हम लोग बैठेंगे, एक स्वरूप बनाकर फिर आपके बीच में जरूर आएंगे। अब आरजेडी ने अभी से ऐलान कर दिया है कि वो महिलाओं के लिए अलग जो सम्मान निधि है वो पैसे वो देंगे। अब देखिए, ये डिसाइसिव फैक्टर आपके लिए मध्य प्रदेश में बना, जहां पर लाड़की बहन योजना है। माझी लाड़की योजना आपका महाराष्ट्र में निर्णायक माना गया, हरियाणा, कई जगहों पर इस तरह की योजनाएं। क्या आपको लग रहा है कि इस स्कीम के साथ आरजेडी को एक एज मिलेगा? वो इसकी घोषणा कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, आरजेडी का सिर्फ नाम महिला सुनती है, वो अपने आप समझ जाती है कि हमको क्या करना है। बिहार में लालू और आरजेडी, इसके गुंडागर्दी से लोग तबाह है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कोई इशू पर, उन लोगों की जो अराजकता थी उससे लोगों को दिक्कत है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, 1,31,00,000 महिलाओं को जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको आत्मनिर्भर करने का काम बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। आगे जो स्वयं सहायता समूह है, इसको और इम्पावर्ड करने का काम हम लोग जरूर करते रहेंगे। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी तरह का कोई महिला। हाँ, दिल्ली में भी ये डिसाइसिव रहा, जो बीजेपी ने घोषणा की उस पर लोगों ने ज्यादा यकीन किया, और यहाँ पर भी डिसाइसिव रहा। तो ये आजकल मतलब दुर्भाग्य कहिए इसे, राजनीति का जो भी कहिए, लेकिन हर जगह पर हर पार्टी अनाउंस करती है इतने रुपए देंगे, और फिर वो मानती है कि वो उसके लिए रामबाण साबित होता है। देखिए, दिल्ली की जिस तरह की अराजकता की सरकार थी, दिल्ली की जनता जो सबसे पढ़ी लिखी है, उनको ये लग गया कि 3 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद जिस तरह का आउटर दिल्ली की स्थिति है, मैं तो खुद 14 जगह जाकर सभा किया, मैंने ये महसूस किया उसकी स्थिति तो बिहार के ग्रामीण इलाके से भी ज्यादा खराब स्थिति है। जो लालू जी के राज में हुआ करता था, आज तो हमारे ग्रामीण इलाके के जो सड़कें हैं वो दिल्ली के आउटर इलाके से ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए हम तो ये स्वयं महसूस कर रहे थे कि दिल्ली की जनता क्यों नहीं बदल रही है। तो मैं दिल्ली की जनता को तो बधाई देता हूं कि ये ठीक है, सपोर्टिंग एक्ट हो सकता है, महिला के प्रति जो 2,500 रुपया योजना का चलाने का काम किया गया, लेकिन केजरीवाल जो झूठ बोल रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, और जिस तरह का सिर्फ सब काम के लिए कि हमको एलजी और भारत सरकार काम नहीं करने दे रही थी, तो जनता ने सीधा कहा कि अब भारत सरकार को ही और एलजी को ही पावर देता हूं कि आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, आप आराम कीजिए। अब देखिए, महिलाओं के बाद और दिल्ली से होते हुए अब मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर पहुंचना चाहती हूं जहां पर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी इस बार बेताब है कि वो अपने ही पार्टनर जेडीयू को आउट परफॉर्म कर दे। कैसे? वो ऐसे कि मतलब महाराष्ट्र का हिंदुत्व वाला औरंगजेब का मुद्दा आपका एक विधायक वहां पकड़ लेता है, इधर संभल का मुद्दा है जहां पर सेंसिटिव है, इसलिए वहां पर होली और जुम्मा कैसे करना है, पुलिस संघर्ष करी है, उसको आपके एक विधायक पकड़ लेते हैं। उधर जेडीयू वाले अलग तंत्र हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो हिंदुत्व का हार्ड अग्रेसिव हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी वहां अपना रही है बिहार में, उससे जेडीयू के साथ ही ऐसा ना हो कि स्थिति खराब हो जाए? नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। हमारे सभी मंत्री, चाहे जेडीयू के मंत्री हों, बीजेपी के मंत्री हों, बीजेपी के विधायक हों, जेडीयू के विधायक, सबने कहा हम सबके त्यौहार का
और मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़े, उसमें किसी को रोक नहीं है। पूरा प्रशासन खड़ा रहता है, पूरी व्यवस्था खड़ी रहती है, इसलिए वो कोई इशू ही नहीं है। बेसलेस टॉक्स है। बिहार में कानून का राज स्थापित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग, हिंदू समाज के लोग भी पूरी तरह होली मनाने का काम करेंगे और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति जो उनकी संवेदना है वो करते रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं विकास के मुद्दों पर, और विकास के मुद्दे पर जब हम देखते हैं तो पूरी मैंने एक टाइमलाइन निकाली है। आप अभी प्रशंसा कर रहे थे बहुत मुख्यमंत्री साहब की, लेकिन देखिए ना, अगर आप प्रति व्यक्ति आय की स्थिति देखें तो जो पूरे देश में 2.25 लाख प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार आते आते 66,000 हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप गरीबी में देखें तो बिहार में गरीब सबसे ज्यादा, लगभग 34,500% जो है वो गरीब हैं, जो कि देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। ये मेरा सोर्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नीति आयोग की रिपोर्ट। 33.76% पॉवर्टी, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। क्या इसकी जिम्मेदारी 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के दरवाजे पर नहीं आता? एकदम आप सही पढ़ रही हैं। आप सोचिए कि यदि आजादी से सभी मुख्यमंत्रियों ने काम किया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस के राज में और लालू जी के राज में पूरा डंप हो गया बिहार, जिसके चलते पूरी स्थिति बिगड़ गई। और 2005 से लेकर 2025 तक लगभग 20% जो आबादी का गरीबी रेखा है वो घटा। 2014 में जहां 54% बिहार में गरीब लोग थे, आज वो 33% पे चला गया। इसलिए आप सही कर रही हैं कि ये जो 10 साल, पिछले 10 साल में पूरी तरह डबल इंजन की सरकार बिहार में चलती रही, तो आज 20% गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल कर आए। इसलिए और अच्छा काम करने की जरूरत है, क्योंकि बात सही है। अभी हमारे पास इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का लिया, ऐतिहासिक फैसला है, वो भी महिलाओं के आग्रह पर। लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमने सीधे छोड़ने का काम किया। बिहार के विकास में हम लोग लगे हैं। और आप सोचिए कि 23,000 करोड़ का बजट था 2005 में, आज 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार पहुंच चुका है। इसलिए आगे और अच्छा होगा, समृद्धि की ओर। कल तक तो हम फ्लड फाइटिंग के लिए चिंता करते थे पूरे नॉर्थ बिहार में। नॉर्थ बिहार में हमारे 21 जिले हैं, हम फ्लड फाइटिंग की चिंता करते थे। 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे नेपाल से, तो हमारे 16 जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। लेकिन अब, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले साल 2024 के सितंबर माह में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए नेपाल से। इसके बावजूद मात्र 60 पंचायत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। ये पूरी तरह, हम तो डरे हुए थे, नेपाल के पानी से डरे हुए थे। और पूरा जो साउथ बिहार देखती हैं, बक्सर से लेकर भागलपुर तक, इसमें सुकाड़ की स्थिति होती। इसको फिर रीजनरेट करने का काम किया जा रहा है। हम जैसे जल जीवन, हरियाली का काम चलाया जा रहा है। लगभग 45 करोड़ पेड़ लगाने का काम पिछले 20 वर्षों में किया गया। ये सब काम पहले नहीं हो रहा था, जिसके चलते आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध नहीं हो पा रहे थे, सामाजिक रूप से भी समृद्ध हो नहीं पा रहे थे, गरीबी रेखा में लोग अपने जीवन जीने के लिए मजबूर थे। इन सब चीजों पर काम लगातार हो रहा है। ठीक है, अब मैं 3-4 मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी उसको कवर करते हैं। एक तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिथिला में माता सीता का मंदिर बनाएंगे, ये संकल्प उन्होंने रखा है, और विपक्ष ने इसको चुनावी राजनीति बता दिया। इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि आपको भी माता सीता इतनी देर से आ रही है, जब अब चुनाव करीब आ गया है माथे पे। नहीं, एकदम आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के चुनाव में ही घोषणा किया, और हम लोगों ने उसमें लगभग 50 एकड़ जमीन और एडिशनल खरीदने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और अमित शाह जी ने सही कहा, ये लोकसभा के चुनाव के पहले ही उन्होंने यह घोषणा कर दिया है बिहार में आकर। ये इस प्रोसेस का पार्ट है। अब वहां ट्रस्ट बनाने का काम, जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, और जल्द ही आपको दिखेगा कि वहां एक भव्य सीता मंदिर, मां सीता का मंदिर बनाने का काम किया जाएगा।
बहुत शुभ दिन होगा वो। अब मैं कुछ ऐसी जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको आप कितना बड़ा चैलेंजर मानते हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पीके को आप कितना बड़ा चैलेंजर मान रहे हैं? वो मतलब उनकी ये कोशिश है कि जैसे नई दिल्ली सीट पर दिल्ली में केजरीवाल को आपने हराया, उसी थ्योरी पर वो कह रहे हैं कि मैं अभी तक जो जानकारी मिली है कि शायद राघोपुर की सीट से लड़े। पीके को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? और उनका ये दावा है कि बीजेपी अगर जीतती है तो नीतीश बाबू को तो सीएम नहीं बनाएगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं ये नहीं पता है हमें, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर बिहार में नहीं है। इसलिए नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट करके बिहार की जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आज यदि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की राजनीति में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, अभी 1 साल भी उनकी पार्टी बनी हुई नहीं हुई है। अभी स्टार्ट करना है, काम करें, जनता का विश्वास जीते। हो सकता है कि जनता भरोसा करे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी पर जनता का इतना भरोसा है कि हम 200 पार पक्का जाएंगे। लालू जैसे वेटनर लीडर को लगातार 5 चुनाव में हराने का काम एनडीए ने किया। तेजस्वी यादव को पिछले 3 चुनाव में लगातार हराने का काम एनडीए ने किया और आगे भी इन सभी लोगों को हराने का काम करेंगे। आपकी बी टीम नहीं है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर बी टीम की, वो तो मैनेजमेंट और पैसे के नशे में है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता, इतना पैसा कोई नहीं खर्चा कर सकती है जो पार्टी अभी जुम्मा 4 दिन पहले आई है। उसके मैनेजमेंट को देखिए, उसके पैसे के फ्लो को देखिए। इस पर यह चिंता का विषय है बिहार जैसे राज्य के लिए। एक आखिरी सवाल, और जहां से मैंने शुरुआत की थी, सम्राट चौधरी जी, मैं वहीं पर जाकर अब इस इंटरव्यू का अंत करना चाहती हूं। मैंने चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव के बाद इंटरव्यू किया था और उन्होंने भी खुलकर मेरे सामने कह दिया कि 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा। यानी वो उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाएं बिहार को लेकर सामने रख दी। लेकिन सम्राट चौधरी, बीजेपी, सबके अंदर एक झिझक है अपने चेहरे, अपने नाम के साथ चुनाव में जाने में। कोई झिझक नहीं है अपने नाम से। अंजना जी, कोई झिझक नहीं है, एकदम साफ साफ बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गठबंधन तय करता है और हम सभी लोगों का उसमें सहयोग होता है, सहमति होता है। तो चलते चलते साइन ऑफ पे बता दीजिए अकेले ना। थी तो अकेले लड़ रहे थे, आज गठबंधन में है। कितनी बार नीतीश कुमार, एक साइन ऑफ बताइए, कितनी बार नीतीश कुमार? एकदम फिर से नीतीश कुमार, इसमें कहा दो मत है। आज यदि गठबंधन में हूं तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। चिराग जी भी बड़े नेता है पार्टी का, एकदम स्वागत है। जब चुनाव लड़ना, वो तो चुनावी परिवार से आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चुनाव के समय आप मुरैठा बांध के चलते थे, लोग को बड़ा पसंद आता था, वो बिहार की पहचान बन गई। मुरैठा तो पहचान ही है, तो मुरैठा आप बांध के घूमते थे, वो रूप फिर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखिए, वो विरोधी दल का नेता था, विरोधी का काम था सरकार से बाहर करना। नीतीश कुमार जी को मजबूर किया, इस्तीफा कराया और अपने साथ गठबंधन किया। गठबंधन जब हमारे नेतृत्व ने कबूल लिया तो आज हम पूरी तरह बिहार में गठबंधन की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, आप आज तक पर आए और आपने हर सवाल का मुस्तैदी से जवाब दिया और चौके छक्के भी पूरे मारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।